नमस्ते। सांवले सपनों की याद, जाबिर हुसैन इसके लेखक हैं। प्रश्नोत्तर खंड की चर्चा करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित है। आप देख रहे हैं कि अलग अलग विषयों, अलग अलग पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को लेकर विद्यार्थियों के लिए मैं निरंतर वीडियो बना रहा हूं और ये सभी वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए मेरे हिसाब से काम की हो सकती हैं, जो कि क्योंकि अभी इस समय लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के अंतर्गत सभी व्यक्ति, अध्यापक, बच्चे सभी अपने अपने घरों में हैं। जैसे कि कहते भी और कहा भी जाना चाहिए, होना भी चाहिए कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसलिए जो कि पढ़ाई आजकल व्हाट्सएप, एसएमएस के थ्रू हो रही है, एजुसेट के माध्यम से हो रही है। इसी कड़ी में मैं भी, जो कि मैं आपका साथी हूं, डॉक्टर बसंत बंसल मेरा नाम है, और मैं भी ये चाहता हूं कि स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं, जिससे कि वो सभी प्रकार की वीडियो देख करके अपने विषय अंतर्गत जो अध्याय हैं उनका लाभ ले सकें। इसी क्रम में मैं लगातार निरंतर कुछ वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। यह वीडियो भी उसी का एक अंश है, भाग है। आप लगातार इस यूट्यूब चैनल पर बने रहें। आज हम जो पढ़ रहे हैं, जाबिर हुसैन द्वारा रचित सांवले सपनों की याद के अभ्यास खंड की चर्चा हम करेंगे यहां पर। और इसमें पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? एक बार उत्तर बोलेंगे। एक बार बचपन में सालिम अली मामा की दी हुई एयरगन से खेल रहा था। उससे एक गोरैया पक्षी घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। सालिम ने मामा से जानकारी मांगनी चाहिए तो मामा ने उसे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जाने के लिए कहा। वहां से उन्हें गोरैया की पूरी जानकारी मिली। वे गोरैया की देखभाल, सुरक्षा, खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई। वे पक्षी प्रेमी बन गए। पक्षी विज्ञान को ही अपना करियर उन्होंने बना लिया। इन पक्षी विज्ञान की तरफ उन्होंने इस एक छोटी सी घटना, जो कि खेलते खेलते एयरगन से जो गोरैया पक्षी घायल हो गई थी, इससे बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा द्रवित हुआ और उसने अपना करियर इसको बना लिया। इसके बाद देखिए, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा कि जिससे उसकी आंखें नम हो गई। अब देखिए, यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री यानी भूतपूर्व प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने इस बारे में चर्चा की, सालिम अली ने, और उस प्रधानमंत्री जी का नाम हमारे सामने आएगा। उत्तर के रूप में देखिएगा, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधी खतरों की बात उठाई। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। वहां का पर्यावरण दूषित हो रहा था। प्रधानमंत्री को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर उनकी आंखें नम हो गई। यानी सालिम अली ने, जो कि सालिम अली सांवले सपनों की याद जो पाठ का अध्ययन हम कर रहे हैं, और इस अध्ययन के अंतर्गत हमने जाना है कि किस प्रकार से सालिम अली अपने एक छोटी सी एयरगन के द्वारा एक गोरैया पक्षी जब घायल हो जाता है और उसमें किस तरीके से वह उससे पीड़ित होता है। और सालिम अली का ये जो अध्याय है, जो कि जाबिर हुसैन द्वारा रचित है और सांवले सपनों की याद, इस अध्याय का शीर्षक है, एक डायरी शैली में लिखा हुआ है, डायरी शैली। और इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के सामने इस प्रकार की चर्चा वहां पर की गई थी। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखें, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। पक्षी जो छत पर आते हैं उसके बारे में फ्रीडा ने कहना चाहा है। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गोरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफी समय गोरैया के साथ व्यतीत बिताते थे। गोरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने स्वयं यह वाक्य कहा। अब देखिए, आप जानते हैं, जो भी आप पढ़ने वाले हैं, श्रोता हैं, जानकर रखते हैं कि पशु पक्षी भी मनुष्य से उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि मनुष्य उनसे करता है। यानी कि हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि व्यक्ति पशु पक्षियों से प्रेम करे तो वो भी उतना ही प्रेम वापस लौटाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहां पर हम महादेवी वर्मा का नाम ले सकते हैं, और महादेवी वर्मा अपने घर में अनेक तरह के जीव जंतुओं को पालन पोषण करती थी। उनके पास कुत्ता, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु उनके पास होते थे, हरिण आदि, गाय आदि होते थे।
अब उनसे उतना ही व्यवहार, सुखद व्यवहार वो करती थी, पक्षी और पशु भी उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करते थे। आप भी अपने घरों में जिस प्रकार एक आध पशु पालन जो करते हैं, उससे आपको अनुमान होगा कि जैसे ही आप उसके बाड़े में प्रवेश करते हैं, बाड़े में जहां पर उनको बांधा जाता है, वो आपको देख करके अपनी अपनी आवाज में पुकारने लग जाती हैं और आपके प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार करती हैं। इस प्रकार से यहां पर भी जो गोरैया पक्षी है वो सालिम अली के साथ बहुत विनम्र प्यार भरा व्यवहार करती है। अगला प्रश्न देखें, आशय स्पष्ट करना है कि कवि लेखक इसमें क्या बताना चाहते हैं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इस पंक्ति में क्या कहना चाहा है? अंग्रेजों के कवि लॉरेंस प्रकृति के प्रेमी थे। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। उन्हीं की भांति सालिम अली भी स्वयं को प्रकृति के लिए समर्पित कर चुके थे। सालिम अली का व्यक्तित्व भी प्रकृति की तरह सहज, सरल और निश्चल हो चुका था। यानी कि लॉरेंस जो प्रकृति के कवि थे, अंग्रेजी कवि और प्रकृति के कवि माने गए हैं, तो उसके मन में प्रकृति के प्रति जिज्ञासा थी। सालिम अली भी प्रकृति को अपने आप को समर्पित कर चुके थे। अगला प्रश्न देखिएगा कि कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? कोई व्यक्ति अपने जिस्म की हरारत, दुख, तकलीफ, कष्ट और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? इस पाठ के आधार पे, जो कि डायरी शैली में लिखित है, सांवले सपनों की याद के आधार पर हमें इस बारे का उत्तर देना है। लेखक कहना चाहता है कि सालिम अली की मृत्यु के बाद वैसा प्रकृति प्रेमी और कोई नहीं हो सकता। सालिम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में सो चुका है। सालिम अली रूपी पक्षी प्रेमी, सॉरी यहां पर बीच में रह गया, सालिम अली रूपी पक्षी प्रेमी मौत की गोद में सो चुका है। अतः अब अगर कोई अपने दिल की धड़कन उसके दिल में भर भी दे और अपने शरीर की हलचल उसके शरीर में डाल भी दे तो भी वह पक्षी फिर से वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सपने अपने ही शरीर और अपनी धड़कन से उपजे थे। आशय यह है कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता। सालिम अली जैसा पक्षी प्रेमी प्रयास पूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वे तो मौलिक थे। यानी सालिम अली की मृत्यु के बाद इस प्रकार की चर्चा होना कि वैसा और प्रकृति प्रेमी उत्पन्न हो सकता हो, शायद संभव नहीं था, क्योंकि व्यक्ति के अपने गुण उसके साथ चले जाते हैं और व्यक्ति जैसा होता है उसकी चर्चा बाद में जरूर होती है, वो अच्छा था या बुरा था। आगे देखें 4.3, जो कि आशय स्पष्ट करने पर आधारित है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इस प्रश्न का उत्तर देना है हमें। सालिम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। टापू बंधन तथा सीमा का प्रतीक है और सागर की कोई सीमा नहीं होती। सागर की कोई सीमा नहीं होती। उसी प्रकार सालिम अली भी बंधन मुक्त होकर अपनी खोज करते थे। उनकी खोज की कोई सीमा नहीं थी, उनका कार्य क्षेत्र बहुत विशाल था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 5वां। इस पाठ से मतलब सांवले सपनों की याद, जो कि जाबिर हुसैन द्वारा लिखित है, के आधार पर लेखक की भाषा शैली की कुछ विशेषताएं, 4 विशेषताएं बतानी है भाषा और शैली की। देखते हैं उत्तर के रूप में। सांवले सपनों की याद नामक पाठ की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, लेखक ने इस पाठ में मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है। इस पाठ में उर्दू, तद्भव और संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है। देखिए भाषा अपने सहज सरल रूप में तो है ही है, परंतु साथ साथ दूसरी भाषाओं के शब्द, उर्दू भाषा के शब्द भी हैं और तद्भव शब्दों का प्रयोग, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी यहां पर इस अध्याय में मिलते हैं। इसके बाद दूसरा देखें, इनकी शैली चित्रात्मक है। चित्रात्मक यानी कि जब अध्याय पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम स्वयं चित्र रूप में, चलचित्र रूप में हमारे सामने एक फिल्म से चल रही हो। पाठ पढ़ने पर वे इसकी घटनाओं का चित्र उभर कर हमारे सामने आ जाता है। यानी कि जब कोई ऐसा पाठ पढ़ते हैं जिसमें चित्रात्मकता नजर आती है तो उसे हम फिल्म के रूप में देख रहे होते हैं। ऐसा प्रतीत हमें होता है जैसे पूरा चित्र घटनाओं के माध्यम से हमारे सामने चल रहा होता है। कलात्मकता उनके हर वाक्य में है। वे सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते बल्कि जटिल वाक्यों का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये लेखक की अपनी कारीगरी होती है, कुशलता होती है, चित्रात्मकता होती है, वह उसकी कुशलता होती है। जिस प्रकार से कोई भवन बनाने वाला कारीगर अपने कला के द्वारा उस भवन के नयन नक्श में, उसके बाह्य व्यक्तित्व में बड़ा सौंदर्य निखार ला देता है, उसी प्रकार से लेखक भी कारीगर होता है, एक कुशल चित्रकार होता है, पेंटकार होता है, और वह अपनी भाषा में
अपनी बात को कहने का सामर्थ्य रखता है और वह जटिल बात को भी कठिन बात को भी सामान्य शब्दों में कह सकता है और सामान्य बात को भी कठिन और जटिल शब्दों में कह सकता है। ये उसकी कुशलता होती है। तो यहां पर लेखक ने बड़े सीधे साधे वाक्यों का उपयोग नहीं किया, अपितु कहीं न कहीं जटिल वाक्यों का उपयोग भी उन्होंने किया है। आगे देखें, अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का प्रयोग किया और जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा में लिखते हैं। उपमा रूपक उनके प्रिय अलंकार हैं। यद्यपि देखिए यहां पर मैं समझा दूं आपको कि यद्यपि जो गद्यांश होता है या गद्य अंश होता है, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी, यानी जो गद्य विधाएं हैं उनके अंदर हम अलंकारों को तलाश करने का प्रयास करें तो वो उचित नहीं होता, क्योंकि वहां अलंकार तलाश नहीं किए जा सकते और उसमें अलंकार नहीं होते। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि वह अलंकारमयी भाषा थी, अलंकारमयी भाषा थी, काव्यात्मकता उसमें नजर आती। जैसे कि जयशंकर प्रसाद जो कि छायावाद का श्रेष्ठ कवि है, उसकी भाषा, चाहे हम कहानी पुरस्कार पढ़ें, चाहे अन्य आकाशदीप कहानी पढ़ें या अन्य कोई रचनाएं काव्य पढ़ें, आत्मकथ्य कविता पढ़ें जो कि आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे, या और कोई अन्य रचनाएं पढ़ें जैसे कामायनी की प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध महाकाव्य जिसमें 15 सर्ग हैं, या अन्य कोई उपन्यास, या जैसे उनके बहुत अधिक नाटक हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री आदि अनेक नाटक हैं, उनको पढ़ें तो उनकी भाषा में ऐसा लगेगा कि जैसे वो कदम कदम पर अलंकारों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हम वहां पर अलंकारमयी शैली, अलंकारमयी अभिव्यक्ति तो कह सकते हैं, अलंकारमयी भाषा कह सकते हैं, परंतु उपमा अलंकार, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है, इस पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश है, अनुप्रास अलंकार है, ऐसा हम विवरण नहीं दे सकते, क्योंकि अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। कहा भी गया है कि काव्य शोभाकरान अलंकारान धर्मान प्रक्षतय, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहा जाता है। और कविता रूपी कामिनी को सजाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर अलंकार ठीक है, ये उनके प्रिय रहे हैं, लेकिन अलंकारमय शैली हम यहां पर कह सकते हैं। इसके बाद देखें आगे, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखें। अब सालिम अली का चरित्र चित्रण हम कर सकते हैं, यहां पर कम शब्दों में बताने का प्रयास किया है। सालिम अली प्रकृति के अनन्य प्रेमी थे, यानी कि प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। वो निरंतर पक्षियों के प्रति और प्रकृति के प्रति निरंतर अपने मन में जिज्ञासा रखते थे कि अब क्या होगा, कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस प्रकार। इसलिए लेखक ने उसे एक नाम दिया। लेखक के शब्दों में उन जैसा बर्ड वाचर शायद कोई हुआ हो, यानी कि सालिम अली के लिए एक सुंदर नाम दिया गया, बर्ड वाचर, पक्षियों की देखरेख करने वाला। उनका स्वभाव भ्रमणशील था, वो लगातार निरंतर घूमते रहते थे। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। व्यवहार में वे सरल सीधे और इतने भोले भाले इंसान थे कि कोई भी व्यक्ति उनको धोखा दे सकता था। वे बाह्य चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे, यानी कि बाह्य चकाचौंध और विशिष्टता उनके पास नजदीक नहीं थी। इस प्रकार से बाह्य व्यक्तित्व उनका था और चरित्र यहां पर करने का प्रयास किया गया। और इस अध्याय का अभ्यास के प्रश्नों के आधार पर 7वां और अंतिम प्रश्न है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी कीजिए। यानी कि कोई भी लेखक किसी भी शीर्षक द्वारा अपनी बात जब कहता है तो यह निश्चित होता है कि उस टाइटल की, उस शीर्षक की सार्थकता क्या है। तो हमारे सामने टाइटल था, शीर्षक था सांवले सपनों की याद, इसकी सार्थकता क्या है इस बारे में हमें देखेंगे। सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली, कुछ मिसप्रिंट हुआ है, इसको नजरअंदाज करेंगे, सालिम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है, यानी कि डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। डायरी शैली का मतलब होता है कि डायरी के रूप में हम बैठ करके अपनी जैसे नोटबुक घर पे लिखते हैं, तो डायरी भी उसी प्रकार प्रतिदिन भी लिखी जा सकती है या 2-3 दिन के बाद भी उसको लिखा जा सकता है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे, वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। अब सांवले सपनों की याद का मतलब भी क्या है कि जो स्वप्न धुंधले पड़ चुके हैं उनकी बार बार स्मृति हो आना,
इस तरीके से लेखक इस संस्मरणात्मक डायरी शैली में लिखे गए इस अध्याय में अपनी बात वो बताते हैं, क्योंकि डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। और लेखक जो जाबिर हुसैन है वो सालिम अली की के चरित्र का भी उद्घाटन करते हैं। उसको बताते हैं कि उन्होंने इसलिए उसे बर्ड वाचर नाम से एक शब्द दिया, संज्ञा दी। बर्ड वाचर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? सालिम अली के लिए किया गया। इस प्रकार से हमने यहाँ इस वीडियो में जो चर्चा की वो चर्चा की हमने सांवले सपनों की याद, जो कि जाबिर हुसैन द्वारा रचित डायरी शैलीनुमा एक संस्मरण था, उसकी चर्चा हमने इस वीडियो में की है। अन्य चर्चाएं, जो इस अध्याय से संबंधित वीडियो जो मैंने बनाई हैं, जैसे मैं पहले ही बता चुका कि सांवले सपनों की याद का पूरा अध्ययन, पूरा पाठ, अध्यापन हमने पूरा पाठ अलग से वीडियो में किया है, उसको आप जरूर देखें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।